हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी? ऑल गुड एंड फाइन, स्वस्थ है, पढ़ाई करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करना है। कहीं पर डाउट्स हो तो हमसे पूछना है ना। अभी अपन ने नया लेसन स्टार्ट कर दिया है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि पुष्प क्या है और जो लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, परागकण कैसे बनते हैं, कैसे विस्फुटित होते हैं और परागकणों का जो अंकुरण है वो कैसे होता है, कौन कौन से केंद्रक उसमें पाए जाते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। तो परागकण जो पुष्प होता है उसमें जो नर जनन अंग बनते हैं वो नर जनन कोशिका बनाते हैं। तो नर जनन अंग को पुंमांग कहते हैं और वो परागकण बनाती है। लेकिन अब नर कोशिका यदि बन चुकी है तो मादा कोशिका का भी बनना जरूरी है, और मादा कोशिका जहाँ पर बनती है उस भाग को क्या कहते हैं, वो पूरा पार्ट क्या होता है, उसकी रचना कैसी होती है, कौन सी मादा कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार बनती हैं, सब अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि पुष्प का जो मादा जनन अंग है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं उसको? जायांग। देखिए ये है जायांग। इस पूरे भाग को जायांग कहा जाता है। और ये किसके ऊपर लगा होता है? ये पुष्पासन पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ये पुष्पासन पर लगा होता है। यहाँ पर इसमें बाह्यदल होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी स्थान कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकते हैं ये। और यहीं पर कलरफुल इसमें पंखुड़ियां पाई जाती हैं। यहीं पर परागतंतु भी होता है। तो ये जो इतना हिस्सा हमको दिख रहा है इसको हम कहते हैं जायांग। इसको जायांग कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं गाइनोशियम। और जब पुष्प सूत्र लिखते हैं तो इसको जी से इंडिकेट किया जाता है। ये तो हो गए पूरा, कुल मिलाकर इसको कहते हैं जायांग, यानी पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसमें? 3। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टिग्मा। जो बीच में यहां से लेकर यहां तक एक पतला भाग दिख रहा है, ये सभी फूलों में अलग अलग तरह का होता है। किसी में लंबा होता है, किसी में मोटा होता है, किसी में छोटा होता है, कैसा भी हो सकता है, पर बीच के भाग को कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम स्टाइल। जो बीच वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है अंडाशय। इसे अंडाशय कहा जाता है। ओव्यूल या ओवरी, ओवरी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर एक रचना होती है जिसे हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं उसको? हम बीजांड कहते हैं। ये अंडाशय के अंदर की रचना है जिसमें अंदर बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर यहाँ पर वो कोशिकाएं होती है जो आगे चलकर भ्रूण बनाती हैं। तो ये जो रचना हमें दिख रही है इसे कहा जाता है, पूरी रचना को कहा जाता है बीजांड या ओव्यूल। हिंदी में कहते हैं बीजांड, इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक रचना होती है। इस रचना को हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। इसका भी एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे, है ना। और भ्रूण कोश को
इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये है पुष्प का मादा जनन अंग। ठीक है, अब इसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है, क्या करता है, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक, अभी अपन इसकी रचना का अध्ययन भी करेंगे, इसलिए उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मादा जनन जो अंग है वो मादा जनन अंग ये है, जायांग है। अब मादा जनन अंग पुष्प के पुष्पासन पर लगा होता है और पुष्प को क्या कहा जाता है, रूपांतरित प्ररूप। तो मादा जनन अंग जिस पत्ती पर का रूपांतरित रूप है उस पत्ती को गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु पर्ण। और गुरु बीजाणु पर्ण पर अंडक लगे होते हैं। ये अंडक संख्या में एक हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। किसी पुष्प में एक होते हैं तो एक अंडक है तो उसे हम कहेंगे एकांडकी, और यदि किसी पुष्प में इनकी संख्या ज्यादा है तो उसे कहेंगे संयुक्त अंडपी। ठीक है, अंडक, अब जैसे मटर है तो मटर में हम यदि देखेंगे तो मटर में, मटर का फूल यदि आप तोड़े तो उसमें हमको अंदर ऐसी ग्रीन सी रचना मिलेगी जिसमें इस तरह से अंडक लगे होते हैं। क्योंकि उसमें एक एक अंडक लाइन से लगे हैं तो इसे कहेंगे एकांडकी। लेकिन यदि आप गुड़हल का फूल लेंगे और उसकी अनुप्रस्थ काट काटेंगे अंडाशय की, तो आपको कैसी मिलेगी, वो इस तरह से 5 भागों में, 1 2 3 4 5 भागों में मिलेगी और यहाँ पर उसके अंडक लगे होंगे। तो इसमें अंडकों की संख्या ज्यादा है, अंडकों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इसे कहा जाता है संयुक्त अंडकी। ठीक है, आप यदि आप सरसों देखेंगे, सरसों का जो अंडाशय है उसको काटेंगे तो आपको इस तरह से अंडक लगे हुए मिलेंगे, एक अंडक इधर और एक अंडक उधर। इसका यदि हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें 2 अंडक इस तरह से दिखाई देंगे। आप देखिए इन दोनों के बीच में कोई पार्टीशन नहीं है तो इसे हम कहेंगे युक्तांडपी। क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। और इसमें अंडकों के बीच पार्टीशन है इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, युक्त अंडपी। युक्त यानी जुड़ा हुआ, युक्तांडपी अंडक। और इसको क्या बोलेंगे, चूंकि ये पार्टीशन से अलग अलग है, ऐसा आपको भिंडी में है ना, भिंडी में भी आप देखेंगे काटेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, तो इसे कहा जाता है पृथकांडपी। शब्द समझ में आया आपको, युक्तांडपी, पृथकांडपी, एकांडपी, इसको सरल अंडाशय भी कहा जाता है। और यदि बहुत सारे होंगे तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त अंडपी। क्या कहा जाता है, संयुक्त अंडपी। गुरु बीजाणुपर्ण क्या है, जिस पर अंडक लगते हैं। ठीक है, अंडक क्या होता है, अंडक जिसमें कि मादा जनन अंग बीजांड लगा होता है और इसमें अंड कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब जो इसमें मुख्य भाग है जिसमें अंडक लगे होते हैं, जिससे आगे चलकर भ्रूण बनता है, उसकी रचना अपन पढ़ते हैं और उस भाग को बोला जाता है बीजांड। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैं डायग्राम बनाते हुए भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये है बीजांड और इसमें बीजांड में मध्य में एक व्रंत होता है। ये व्रंत बीजांड कहाँ लगा होता है, यहाँ पर अंडाशय के अंदर। ये रचना आपको दिख रही है, ये पूरी रचना क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। बीजांड में बीजांड जिस व्रंत से पुष्पासन से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है बीजांड व्रंत। क्या कहा जाता है उसे, बीजांड व्रंत। ये पूरी रचना
रचना जो यहाँ से यहाँ तक है इसे क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत को इंग्लिश में कहते हैं रेफी। क्या कहते हैं? रेफी। और इसके बीच में एक रचना होती है जो उसको स्ट्रेंथ देती है, ये भोजन पानी भी इसमें पहुंचाती है। बीजांड व्रंत अंडक से, बीजांड व्रंत अंडक से जिस स्थान पर जुड़ा होता है, ये भाग है वो, और इस भाग को, ये जो भाग है जहां से ये जुड़ा है, ये पूरा हिस्सा क्या है? बीजांड है। तो ये बीजांड व्रंत इस बिंदु से यहाँ पर जुड़ा है, इस बिंदु को कहा जाता है हाइलम या नाभिक। हाइलम या नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम या नाभिक। व्हाइट से लिख देती हूँ। पिछले वीडियो में मैं देख रही थी यदि कलर से लिखो नामांकन तो वहां वीडियो में शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कि क्या, दिखाई नहीं देता। ये नाभिक। आप बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर यहाँ पर पूरा न्यूक्लियस भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? न्यूक्लियस भरा होता है। न्यूक्लियस की कोशिकाएं भरी होती है। क्या भरी होती है? कौन सी कोशिकाएं? न्यूक्लियस की कोशिकाएं। इसे बीजांडकाय, हिंदी में इसे कहा जाता है बीजांडकाय की कोशिकाएं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा क्या है बता रही हूँ। न्यूक्लियस को दो आवरण ढके हुए होते हैं। ये एक आवरण है और ये दूसरा आवरण है। ये देखिए, ये एक आवरण है और ये दूसरा आवरण है। ऐसा ही यहाँ पर एक आवरण है और ये दूसरा आवरण है। दो आवरण न्यूक्लियस को ढक के रखते हैं, जिसमें जो बाह्य आवरण है उस बाह्य आवरण, बाहरी वाले आवरण को कहा जाता है बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर वाला आवरण है इसे कहा जाता है अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण। दोनों आवरण न्यूक्लियस को अच्छे से ढके रहते हैं, किंतु एक बिंदु पर ये यहाँ पर ढकते नहीं हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस खुला हुआ है, जहाँ पर दोनों अध्यावरण ने इसको ढका हुआ नहीं है। इस बिंदु को जहाँ पर ढका हुआ नहीं है इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है इसे? बीजांड द्वार कहा जाता है, जहां से परागनलिका प्रवेश करती है। इसे माइक्रोफाइलर छिद्र भी कहा जाता है। माइक्रोफाइलर छिद्र भी कहते हैं, बीजांड द्वार भी कहते हैं। आप बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर यहाँ की कोशिकाएं, इधर की कोशिकाएं कहलाती है सेलिजा। यहाँ की कोशिकाएं कहलाती हैं सेलिजा। हिंदी में इसे कहा जाता है निभाग। क्या कहा जाता है इसे? निभाग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? बीजांड जिससे पुष्पासन से बीजांड जुड़ा हुआ है। बीजांड का वह हिस्सा जो बीजांड से जुड़ता है उसे कहते हैं हाइलम या नाभिक। बीजांड के ऊपर दो आवरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण बाहर होता है और अंतः अध्यावरण अंदर न्यूक्लियस को ढककर रखता है। बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण एक बिंदु पर न्यूक्लियस को ढकते नहीं है, वहां एक छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोफाइलर पिंस कहते हैं। आप बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है सेलिजा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सेलिजा कोशिकाएं या निभाग कोशिकाएं कहा जाता है। इतना सबको समझ में आ गया? इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है एक रचना। इस रचना को हम कहते हैं, इस रचना को हम कहते हैं
कोशिकाएं होती हैं। 1 2 3, 1 2 3, और सेंटर में यहाँ पर पाई जाती है 2 कोशिकाएं। अब देखिए ये 2 कोशिकाएं, इनको मैंने रेड बनाया है, इनका जो काम है वो अलग है और बाकी जो है उनका काम अलग है। ठीक है, तो इन 8 कोशिकाओं, ये पूरी रचना क्या कहलाती है? एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश। इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं और ये 8 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं बीजांडद्वार की तरफ और 2 कोशिकाएं मध्य में पाई जाती हैं। ये जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं हैं, इन्हें कहा जाता है कुल मिलाकर, यहीं पर लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एंटीपोडल सेल या प्रतिध्रुव कोशिकाएं। प्रतिध्रुव इन्हें कहा जाता है प्रतिध्रुव कोशिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। जो बीच में ये 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, इनके केंद्रक आपस में जुड़ते नहीं हैं। इन्हें कहा जाता है द्विध्रुवीय कोशिकाएं। इन्हें कहा जाता है द्विध्रुवीय कोशिकाएं। इसमें या इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल। नीचे की जो 3 कोशिकाएं हैं, इनको कुल मिलाकर कहा जाता है अंड उपकरण। कुल मिलाकर इन तीनों को क्या बोलते हैं? अंड उपकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस। अब इसको एग एपरेटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन 3 कोशिकाओं में से जो 2 कोशिकाएं हैं, ये वाली, ये इन 2 कोशिकाओं में कोई भी निषेचन की क्रिया नहीं होती। इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका। किंतु ये जो तीसरी कोशिका है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, जिससे भ्रूण बनता है और इस कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका या इंग्लिश में इसे कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? एग सेल। ठीक है, ये है पूरी किसकी रचना? बीजांड की रचना। बीजांड क्या है? बीजांड वो रचना है जिसमें गुरु बीजाणु बनता है। गुरु बीजाणु का मतलब अंड कोशिका बनती है, जिसमें निषेचन के बाद भ्रूण तथा बीज का निर्माण होता है। कहाँ होता है ये गुरु बीजाणु जनन की क्रिया? कहाँ पर होती है? ये अंडाशय के अंदर होती है, जायांग के अंदर होती है। जायांग कैसे बनता है? अंडक कैसे बनता है? तो पुष्प में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड जिस पर्ण पर लगा होता है उसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और बीजांड की रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल है। इसका चित्र और एक्सप्लेनेशन आपको पूरी बननी चाहिए। ये स्पष्ट शायद नहीं दिख रहा है। देखिए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। बीजांड एक रचना, एक तंतु द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत या रेफी कहा जाता है। बीजांड व्रंत बीजांड से जिस बिंदु पर जुड़ता है उसे नाभिक या हाइलम कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस की कोशिकाएं भरी होती हैं और न्यूक्लियस की कोशिकाओं को 2 आवरण ढक कर रखते हैं, बाह्य अध्यावरण या एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट्स
और अंतः अध्यावरण इंटरनल इंटेग्यूमेंट्स। न्यूक्लियस की कोशिकाओं में नीचे की ओर रेफी की तरफ वृंत की तरफ में अध्यावरण ढके हुए नहीं रहते। उस हिस्से को जहां पर अध्यावरण नहीं है उसे बीजांड द्वार या माइक्रोवेलर पिट्स कहा जाता है। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट में जो कोशिकाएं होती है उसे निभाग या चैलेजा की कोशिकाएं कहते हैं। न्यूक्लियस की कोशिकाओं के अंदर एक रचना होती है जिसे कहा जाता है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, जिसमें मुख्य रूप से निषेचन के लिए योग्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं जिस सेक में बंद होती हैं उसे भ्रूण कोश कहते हैं। ये 8 कोशिकाएं होती हैं। 8 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं और मध्य में 2 कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिध्रुव कोशिका या एंटीपोडल सेल। जो कोशिकाएं मध्य में होती हैं 2 केंद्रक होते हैं, आपस में जुड़ी होती हैं किंतु केंद्रक नहीं जुड़े होते, इन्हें कहा जाता है द्विध्रुवी कोशिकाएं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाओं का एपरेटस है उन्हें अंड उपकरण कहा जाता है और ये अंड उपकरण में 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका होती है और जो तीसरी कोशिका है वो एग सेल कहलाती है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो 3 कोशिकाएं हैं इनका निषेचन में कोई कार्य नहीं है, केवल सहायक कोशिकाएं हैं। ये 2 कोशिकाएं जब पराग नलिका आती है तो फट जाती है, पराग नलिका को रास्ता देती है। जो अंड कोशिका है ये पहला निषेचन करके भ्रूण बनाती है और जो मध्य की द्विध्रुवी कोशिकाएं हैं ये दूसरा निषेचन करके भ्रूण पोष का निर्माण करती है जो 3 गुणित क्रोमोसोम वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें द्विनिषेचन पाया जाता है, यहाँ द्विसंलयन होता है और यहाँ पर त्रिसंलयन होता है। समझ में आ गया सबको, पूरे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये बीजांड बनता कैसे है। किसी भी पुष्प में बीजांड का किस प्रकार निर्माण होता है और उस क्रिया को जिसके द्वारा बीजांड का निर्माण होता है उसे कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, मैक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या कहा जाता है? मैक्रो स्पोरोजेनेसिस। कैसे होता है अब ये मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम जो पुष्पासन है वहां की कोशिकाएं एक त्रिकोणीय रचना बनाती हैं। एक त्रिकोणीय रचना बनाती है, ये है पुष्पासन। इस पुष्पासन पर एक त्रिकोणीय रचना बनती है। इस त्रिकोणीय रचना को न्यूक्लियस या हिंदी में बीजांडकाय कहा जाता है। बीजांडकाय कहा जाता है। इसके तुरंत बाद न्यूक्लियस के दोनों तरफ अध्यावरण निर्मित होने लगते हैं। इसके दोनों तरफ अध्यावरण निर्मित होने लगते हैं और ये अध्यावरण बढ़कर धीरे धीरे न्यूक्लियस को पूरा का पूरा ढांक लेते हैं। ये अध्यावरण की संख्या 2 होती है और न्यूक्लियस एक स्थान पर इससे थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है। इसके पश्चात अब क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये थर्ड स्टेप। सेकंड अलग से बना देती हूँ। फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियस बना, सेकंड स्टेप ये जो न्यूक्लियस बना है इसके दोनों ओर यहाँ पर अध्यावरण बनना शुरू हो जाते हैं। ये अध्यावरण बनना शुरू हो जाते हैं और अध्यावरण बनने के बाद ये अध्यावरण थर्ड स्टेप में पूरा का पूरा इस न्यूक्लियस को ढांक लेते हैं। ये न्यूक्लियस को पूरी तरह से ढांक लेते हैं। ये पुष्पासन है, न्यूक्लियस पूरी तरह से ढक चुका है। ये हिस्सा जहाँ पर अध्यावरण नहीं है वो क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। अब क्या होता है इसके बाद, जो बीजांड द्वार है उस बीजांड द्वार की तरफ, ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की तरफ की
जो हाइपोडर्मल कोशिका, एक हाइपोडर्मल कोशिका बड़ी हो जाती है। कौन सी कोशिका? हाइपोडर्मल कोशिका। हाइपोडर्मल कोशिका कल भी अपन ने पढ़ा था वीडियो में कि लघु बीजाणुजन में भी हाइपोडर्मल कोशिका बड़ी होती है। तो एक हाइपोडर्मल कोशिका बड़ी हो जाती है, किस तरफ की? बीजांड द्वार के तरफ की। बीजांड द्वार के तरफ की एक हाइपोडर्मल कोशिका बड़ी हो जाती है, जिसे कहा जाता है आर्कीस्पोरियल कोशिका। क्या कहा जाता है इसको? आर्कीस्पोरियल कोशिका कहा जाता है। ये आर्कीस्पोरियल कोशिका किस तरफ है? किस तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ। ये बिल्कुल याद रखना है अपन को। इसके बाद क्या होता है? अगली क्रिया क्या होती है? फोर्थ स्टेप हो गया। और इसके बाद अब क्या होता है? इसमें अब इसमें एक विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? दो कोशिकाएं। एक कोशिका जो है, जो बीजांड द्वार की तरफ है, वो क्या कहलाती है? और नीचे की कोशिका क्या कहलाती है? अपन देखते हैं, है ना। तो बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिका है वो कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो नीचे तरफ की कोशिका है इसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। कहते हैं। ठीक। अब जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें केवल एक बार विभाजन होता है। इसमें कितनी बार विभाजन होता है? एक बार। और विभाजन के फलस्वरूप ये फिफ्थ स्टेप है। अब मैं ऊपर के स्टेप मिटा देती हूँ, यहाँ पर बनाती हूँ। आप ये देख लिया आपने, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस में फिर क्या बनता है? सेकेंड स्टेप में अध्यावरण बनते हैं। अध्यावरण न्यूसिलस को पूरी तरह से ढाक लेते हैं, केवल एक हिस्सा खुला रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। इतना समझ में आ गया? आप बीजांड द्वार के बनने के बाद में हाइपोडर्मल एक कोशिका जो है वो हाइपोडर्मल कोशिका बड़ी हो जाती है, आर्कीस्पोरियल कोशिका कहलाती है। इसमें दो विभाजन, एक विभाजन होता है तो बीजांड द्वार की तरफ भित्ति कोशिका बनती है, और किस तरफ? निभाग की तरफ में जनन कोशिका बनती, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब सिक्स्थ स्टेप क्या होता है? सिक्स्थ स्टेप में मैं केवल बीजांड दे रही हूँ। आप बीजांड में जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ये भित्ति कोशिका दो भाग में बट जाती है। फिर से एक विभाजन होता है, दो भाग में बट जाती है। और जो नीचे वाली कोशिका है वह कोशिका बीजाणु जनन कोशिका जो है, इसमें ये आकार में बड़ी हो जाती है। इसके बाद इसमें और विभाजन शुरू होते हैं, और विभाजन के फलस्वरूप ये है कौन सी कोशिका? भित्ति कोशिका। और इसके नीचे ये कौन सी कोशिका है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसमें विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? चार कोशिकाएं। अब इन चार कोशिकाओं में से ये कौन सा विभाजन हुआ है? अभी समसूत्री विभाजन हुआ है। और इसके पश्चात इन चार कोशिकाओं में से तीन कोशिकाएं पूरी खुल जाती है। ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जिनकी संख्या 2 है, और यहाँ पर ये चार कोशिकाएं हैं, इनमें से तीन कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं। घुल जाने के फलस्वरूप फिर से यहाँ पर केवल कितनी कोशिका बचती है? एक कोशिका बचती है। और ये जो एक कोशिका है इसमें अब कैसे विभाजन होता है? इसमें किस तरह से विभाजन होता है, इसको मैं अब मिटा देती हूँ। इसमें
ये कौन सी कोशिकाएं हैं? बोलो बेटा। प्राथमिक, बच्चों इसको बहुत ध्यान रखना अपन को। प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। और ये कौन सी कोशिका है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब क्या होता है इसमें? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नामांकन हटा देती हूँ। ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो देखिए, पहले एक कोशिका थी, विभाजन द्वारा 4 हुए, 1 से 2, 2 से 4। अब 4 में से 3 क्या हो गई? डीजेनरेट, घुल गई। ये डीजेनरेट हो गई, तो फिर कुल कितनी बची? ये डीजेनरेट हो गई इतनी, तो कितनी बची? 1। और ये जो एक कोशिका है, इस एक कोशिका में पुनः विभाजन होगा और पुनः विभाजन के फलस्वरूप इसमें फिर से 2 कोशिकाएं बनेगी, 1 और 2। ठीक है, ये 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका बीजांडद्वार सिरे की तरफ रहेगी और एक कोशिका निभाग सिरे की तरफ चली जाएगी। ये बीजांडद्वारी सिरा है, सिरा, और ये कौन सा सिरा है? ये है निभागीय सिरा। ये बीजांड भ्रूण कोश है। अब इसमें क्या होगा? पुनः इनमें दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन होगा, इनमें पुनः विभाजन होगा और पुनः विभाजन के फलस्वरूप इनसे फिर 1 से 2 कोशिका और इससे भी 2 कोशिका बनेगी। इनमें पुनः विभाजन होगा, तो यहाँ पर 4 कोशिका हो जाएंगी, यहाँ भी 4 कोशिकाएं हो जाएंगी। अब क्या होगा? इसमें से जो 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं यही रह जाएंगी, यहाँ पर 3 कोशिकाएं यहाँ हो जाएंगी और मध्य में रह जाएंगी 2 कोशिका। ये 8 थी, 3 इधर 3 इधर। ये कौन सा सिरा है? निभागीय सिरा। ये कौन सा सिरा? बीजांडद्वारी सिरा। ये जो रचना बनी है इसे कहा जाता है एग एपरेटस, या हिंदी में इसको कहते हैं अंड उपकरण। ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? द्विध्रुवी कोशिका, बाइपोलर सेल। और निभागीय सिरे की, ये निभाग वाला सिरा है, निभाग वाले सिरे की जो 3 कोशिकाएं हैं इन तीनों को कहा जाता है प्रतिध्रुव कोशिका या एंटीपोडल सेल। प्रतिध्रुव कोशिका या इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में एक पुष्पासन पर कोशिकाओं का समूह बनता है जो तिकोना होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड स्टेप में उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर अध्यावरण बनते हैं, 2 अध्यावरण बनते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण। ये अध्यावरण न्यूक्लियस को बिल्कुल घेर लेते हैं एक बिंदु को छोड़कर, वह बिंदु बीजांडद्वारी सिरा कहलाता है। अब बीजांडद्वारी सिरे की तरफ एक हाइपोडर्मल कोशिका बड़ी हो जाती है जिसे आर्किस्पोरियन कोशिका कहा जाता है। आर्किस्पोरियन कोशिका में विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। बीजांडद्वार की तरफ वित्तीय कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और जो निभागीय सिरा है इस तरफ प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनती है। अब इनमें फर्दर और विभाजन होते हैं, तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका एक बार विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है,
प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती है। ये 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं खुल जाती हैं, केवल 1 कोशिका बचती है और ये 1 कोशिका पुनः विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये 2 कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती हैं। 4 कोशिकाओं में से 3 बीजांडद्वार सिरे की तरफ, 3 निभागी सिरे की तरफ और 2 मध्य में रहती है। बीजांडद्वार की सिरे की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं उन्हें अंड उपकरण कहा जाता है, जिसमें मध्य में अंड कोशिका पाई जाती है और ये सहायक कोशिकाएं। मध्य में द्विध्रुवी कोशिका और निभाग सिरे की तरफ 3 कोशिकाओं को प्रतिध्रुव कोशिकाएं कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें अंड कोशिका द्विध्रुवी कोशिका का निर्माण हुआ है, उसे कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, पहले अपन ने बीजाणु की रचना पढ़ रही है, आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि किस तरह से ये रचनाएं बनती हैं और इन रचनाओं के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन्हें कौन सी कोशिका कहते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जो रचना हमने अभी पढ़ी थी वह इस तरह से बन जाता है और इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर भ्रूणकोश में 8 कोशिकाएं इस तरह से पाई जाती हैं। यही रचना इसमें पुष्प के अंदर यहाँ पर इस तरह से अंडाशय में लगी रहती है। क्लियर हो गया? ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड। ठीक है, तो इस आज हमने क्या पढ़ा? बीजांड की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गुरु बीजाणु जनन भी। बीजांड की रचना और उसका चित्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, अब मेरे प्रश्न, बीजांड द्वार किसे कहते हैं? यह किस कार्य में आता है? ठीक है, दूसरा, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? भ्रूण कोश की किस कोशिका से पहला निषेचन होता है? तीसरा प्रश्न, भ्रूण कोश की किस कोशिका से दूसरा निषेचन होता है? अब गुरु बीजाणु जनन के समय सर्वप्रथम वह कोशिका जिससे जनन शुरू होता है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो वीडियो देखिए, बुक से टैली करिए और मेरे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय।